Hey friends, DTA भागलपुर बैक अगेन। देखेंगे पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण आने हैं। परीक्षा में तो आने हैं यहाँ से प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेज ऑफ चिल्ड्रंस इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, अर्थात बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया? तो संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, विलियम जीन फ्रिट्ज पियाजे। विचार पहले, भाषा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से, लॉजिकल रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। क्या स्टार्ट कर देता है? विकसित होगा, डेवलप्ड। तो औपचारिक अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज 11 से 15 वर्ष। लेकिन यहाँ है स्टार्ट करता है लॉजिकल थिंकिंग को, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था अर्थात कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। उम्र 7 से 11 वर्ष। आपने देखा होगा फुफ्फा जी आए, गोर लगाए में दिए पैसा। बेचारा सोचता है मैं जब बड़ा होऊंगा न कुरकुरे का फैक्ट्री लगाऊंगा, डेयरी मिल्क चॉकलेट का फैक्ट्री लगाऊंगा। काश मुझे 1 लाख पाऊंगा ना, जब मुझे मिलेगा ना 1 लाख, मैं ये खरीदूंगा वो खरीदूंगा। मैं बहुत सारा जो है क्रिकेट का बैट बॉल, जिस चीज में ज्यादा रुचि है बच्चे की, उसके बारे में इवेंट्स लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट करता है। द स्टेजेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस, प्रारंभ करता है। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। अब देखें दोस्त, थर्ड क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रीपोजिशंस। एब्स्ट्रैक्ट अर्थात अमूर्त चिंतन, अमूर्त संकल्पना, अमूर्त कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट दिया है अमूर्त, तो अमूर्त में आरंभ या विकसित नहीं देखना है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से 15 या ऊपर तक की अवस्था, तो विकसित और आरंभ नहीं देखा जाएगा इसमें। क्यों? अमूर्त रूप से, जो कि चौथी अवस्था को अमूर्त चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। हाँ जी दोस्त, इसीलिए तो इसको सेट किया गया है ताकि आप कंफ्यूज ना होएं। डी इज द राइट आंसर। अर्थात हे बंधु, हे भाई जी, हुनकर बहिन जी, बात बुझियो। अमूर्त देले बानी न हो, अमूर्त डिट्टो देल बानी, तो आरंभ अब विकसित वाला खेला नहीं लगाए के है। सीधे चौथी अवस्था अमूर्त संक्रियात्मक यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्नों की श्रृंखला नंबर 4 देखेंगे। कहता है पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है। सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रिय गामक अवस्था। ए इज द राइट आंसर। सेंस ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, त्वचा आदि के माध्यम से सीखता है बच्चा, ज्ञान को एब्जॉर्ब करता है, संज्ञान का विकास होता है। तो हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? 1 नंबर। नेक्स्ट, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में लेकिन किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? अरे यारा, सोशियल डेवलपमेंट, सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, ये सब तो आप भली भांति परिचित हैं। सामाजिक क्रिया। डी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार, कोहलबर्ग महोदय के अनुसार शिक्षा बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। आप जानते हैं कोहलबर्ग ने मॉरल डायलेमा अर्थात नैतिक चरण का सिद्धांत दिया, नैतिकता का सिद्धांत, जो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से अनुप्रेरित होकर के दिया गया था। और 3 अवस्थाएं बताई,
पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत अवस्था 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, और सबको दो दो उप अवस्था सब स्टेजेज में बांटा गया है। और यहाँ है नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा एक शिक्षक, तो कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश गलत, धार्मिक उपदेश गलत, व्यवहार के स्पष्ट नियम कायदे कानून में बांध करके गलत, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। सी इज द राइट आंसर, है ना मेरे मित्र। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक सेंसरी मोटर स्टेज अवस्था किसके साथ संबंधित होगी, और मानसिक अनुकरण, स्मृति, मानसिक निरूपण। अनुकरण करता है बच्चा, हाँ, आप थूक फेंकेंगे बच्चा भी थूक फेंकेगा, दांत काटेंगे तो दांत काटेगा, होता है ना ऐसा। अनुकरणात्मक अवस्था होती है, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार होता है बच्चे में 0 से 2 वर्ष की अवस्था में। स्मृति मानसिक निरूपण, स्मृति मानसिक निरूपण अर्थात स्मृति को भंडारित कैसे करता है, याद कैसे रखता है चीजों को, स्मृति पर आधारित, अर्थात बोल बाबा पापा 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 नामक कोई ठगोड़ा ठगाने वाली विषय वस्तु है, पापा मम्मा से या समाज के अन्य व्यक्ति से कई बार सुनता है, और स्मृति पर आधारित मानसिक निरूपण होता है, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। जिस खिलौने को एक बार देख लिया उसको लेने के लिए बार बार प्रयास करता है, मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, मेंटल को रिप्रेजेंट करता है, मानसिकता को। और वो खिलौना नहीं दीजिए तो रोते रहेगा, मम्मा आई, मम्मा गले से लगाएगी, गोद में लेगी, बच्चा चुप हो जाएगा, और दादी माँ आ गई तो ओए 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 ऐसे रोता है बच्चा। चलिए देखिएगा अगला है विकल्प आपका तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता। यह तो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था अर्थात फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपका 11 से 15 वर्ष का अवस्था है, तो यहाँ उत्तर नहीं होगा। विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता, तो विश्लेषण तार्किक रूप से, तो यह भी तो आपका इस अवस्था में जाएगा। सामाजिक मुद्दों के सरोकार अर्थात सोशल इशूज के बारे में पॉजिटिव रवैया होता है बालकों का, कंसर्न अबाउट सोशल इशूज, तो किशोरावस्था में होती है, जो कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था। तो यहाँ पर हमारा ए इज द राइट आंसर, ए नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच अ चाइल्ड डिस्प्लेज ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु अस्थायित्वता, वस्तु निरंतरता या वस्तु अस्थायित्वता का गुण किस चरण में पाया जाता है, तो किस चरण में पाया जाता है वस्तु अस्थायित्वता। मम्मा आंखों से ओझल है, लेकिन मम्मा का चित्र दृष्टि पटल पर बना हुआ है, तब तक बच्चा रोता रहेगा जब तक कि मम्मा आकर के उसे गले से नहीं लगा लेती। बच्चा क्रेडल में है, बच्चा पलने में है ललना, झुंझुना होकर गिर गया, रोना शुरू, और तब तक रोता रहेगा जब तक वह वस्तु उसको न दे दी जाए। यानी आंखों से ओझल होने के बाद भी वस्तु का चित्र अस्थायी रूप से दृष्टि पटल पर, मानसिक पटल पर बने रहना वस्तु अस्थायित्वता, वस्तु निरंतरता कहलाता है। संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष में यह गुण पाया जाता है। पियाजे महोदय पे YouTube बना हुआ है, इसको देखेंगे और सारी विशेषताओं को आप जान सकेंगे बेहतरीन तरीके से मित्र। नेक्स्ट नंबर, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो नैतिक दुविधा कहा जाता है क्या, नैतिक तर्कना क्या, यस, मॉरल डायलेमा, मॉरल रीजनिंग,
मॉरल नैतिक तर्कना, स्पष्ट रूप से सिद्धांत नैतिक तर्कना पर दिया गया है। कोहलबर्ग पे भी यूट्यूब है, आप उसको कृपया देखेंगे। यहाँ 4 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की श्रृंखला है 10। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। तो देख रहे हैं आप, यह प्रश्न आ गया आपका आत्मसातीकरण, एजिमिलेशन, समायोजन, एकोमोडेशन, जो कि चरण है किसके? अनुकूलन, एडप्टेशन के। एडप्टेशन, अनुकूलन, दाल भात में मिला करके बच्चा खाना सीख गया है। अनुकूलन यानी समाज के आधार पर नियम कायदे कानून में ढल जाना, अनुकूलित हो जाना। और इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक है आत्मसातीकरण, अर्थात पूर्व अधिगम या पूर्व स्कीमा या पूर्व नॉलेज, प्री नॉलेज, नवीन परिस्थिति में, नवीन प्रतिक्रिया में, नवीन प्रक्रिया में, नवीन ज्ञान में मिला देना, मिक्स कर देना, एजिमिलेट कर देना ही एजिमिलेशन अर्थात कहलाता है आत्मसातीकरण, है ना दोस्त। और समायोजन पूर्व ज्ञान और नवीन परिस्थिति में जो ज्ञान मिला, तो पूर्व ज्ञान बदल दिया जाता है, नवीन ज्ञान को ले लिया जाता है। बोले तो पहले की वाली बदल करके नईकी वाली से ब्याह शादी कर लिया, होता है एकोमोडेशन, समायोजन। और यहां पर आपका कह रहा है प्रश्न, पियाजे के अधिगम के सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना यानी जो भी प्री नॉलेज है, पूर्व कॉन्सेप्ट है, उसको संशोधित करके सुधार कर लिया जाता है। बोले तो नवीन ज्ञान, नई परिस्थिति, वर्तमान का जो ज्ञान है उसको ले लेते हैं। यह क्या कहलाएगा? समायोजन। पियाजे के प्याज छीलने के तरीके काफी बेहतरीन यूट्यूब इस पर बना हुआ है, इसको देखेंगे। तो आपने समायोजन में दोस्त जाना, पहले वाला जो ज्ञान है, नवीन ज्ञान मिलने पर, वर्तमान ज्ञान लेने पर इसमें संशोधन कर दिया जाता है, तो होता है समायोजन। और समावेशन क्या होता है? पूर्व ज्ञान का जस का तस बने रहना, यानी नवीन परिस्थिति में भी बदलना नहीं, पूर्व ज्ञान, प्री नॉलेज ज्यों का त्यों बना रहना। समावेशन इनकल्सन कहलाता है, इंक्लूजन कहलाता है। अर्थात महेंद्र कपूर की वो आवाज, कितने जलवे फजाओं में बिखरे मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। मने जो है हमर वाली ओकरे पे जीवन काट दिए, नईकी केतनो आलिया मिले कालिया मिले नहीं बदलेंगे। तो समावेशन कहलाता है दोस्त। और यहाँ आपका पूर्व अधिगम का जो संरचना है उसमें संशोधन किया जा रहा है, यानी बदल लिया जा रहा है नवीन संज्ञानात्मक संरचना के आधार पर, तो हो जाएगा समायोजन, एकोमोडेशन। नेक्स्ट, एन इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष, स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज। तो उसमें क्या गुण पाया जाता है दोस्त? प्रत्येक सीटेट में आपकी विशेषता पूछी जानी है, इसलिए यह यूट्यूब आपके लिए, यह वीडियो आपके लिए काफी दमदार और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसको कृपया ध्यानपूर्वक देखें। मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता, तो मुख्य विशेषता क्या होगी दोस्त? सीधे आपका दिया गया है अमूर्त चिंतन, और इसी को तो अमूर्त चिंतन की अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 12 नंबर आपका है, कोहलबर्ग से संबंधित बच्चों में नैतिक मूल्यों को विकसित करने का सर्वाधिक उचित तरीका, द बेस्ट वे टू इंकलकेट। अय्या चलिए इधर देखिए, नैतिक मूल्य, तो प्रातःकालीन सभा में बच्चों को नैतिक उपदेश देना, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। शिक्षक होंगे सक्रिय ना,
बच्चों को सक्रिय बनाना है, एक्टिव बनाना है, वैसी विधि का चुनाव करें जहां बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, जहां बच्चे खुद से क्रियात्मक गतिविधि करेंगे, हस्तपरक हैंड्स ऑन एक्टिविटी करेंगे। यह विकल्प हमारा गलत हो जाएगा दोस्त। आप लेक्चर मेथड व्याख्यान विधि को कभी उत्तर ना बनाएं। क्यों? झंडा फहराने गए हैं दोस्त? अरे रे रे, कितना देर हुआ रे भाषण को? है अभी सुरबे हुआ है, चल 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 दूसरा जगह से जलेबी खाते हैं, यहाँ हमारा प्रवचन चलेगा अभी आधा घंटा तक। तो कोई नहीं सुनना चाहता है लेक्चर। माता पिता का लेक्चर तो ढेर उनके बच्चे सुनना चाहते हैं, और गौप करते हैं साहब उपदेश देने का। हाँ, नहीं चलेगा। दोसर जगह से जलेबी खा करके आते, फिर हाथ देते हैं ऐसे एक और दोसर को नीचे से। चलिए बी नंबर, विद्यार्थियों के सामने एक परिस्थिति रखना, ऐसा सरकमस्टेंस रखना और उस पर निर्णय लेने के लिए कहना, यानी खुद से निर्णय लो, खुद से आप निर्णय लो, खुद से डिसीजन लो। शिक्षकों एवं बड़ों द्वारा नैतिक मूल्यों को प्रदर्शित करना, यानी कि शिक्षक एवं बड़े खुद से करेंगे, नैतिक मूल्य को करके दिखाएंगे, प्रदर्शित करेंगे, खुद में धारण करेंगे, तो बच्चे उनकी देखा देखी करेंगे। प्रदर्शन करना अर्थात डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज बाय टीचर्स एंड एल्डर्स, यानी बड़ों के द्वारा खुद यदि वो करेंगे, लागू करेंगे अपने आप में नैतिक गुणों को, तो बच्चा खुद ब खुद स्वाभाविक है, संगति से गुण आते हैं, संगति से गुण जाते हैं। सी नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। विद्यार्थियों को नैतिकता और अनैतिकता के बीच अंतर सिखाना, दोस्त आपका डी नंबर भी उत्तर होगा, लेकिन लुसुर 20% मात्र। यदि विद्यार्थी के सामने एक परिस्थिति रखिएगा, खुद से डिसीजन लेगा, डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ेगी, यानी कि यहां पर आपका 60%, यह भी उत्तर हो जाएगा। लेकिन कोहलबर्ग महोदय के अनुसार क्या है, एक ही बात सीटेट में नैतिक चर्चा में शामिल कीजिए बच्चे को, नैतिक गुणों का विकास तब होगा। ऐसे ऑप्शनों का चुनाव करें। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, according to Kohlberg, children approach thinking about right or wrong, यानी सही और गलत लेने का फैसला। सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं, तो अलग आयु में अलग तरीके से, अलग चरणों में समान रूप से, अलग चरण में तो उम्र भी न बदल जाता है, तो समान रूप से कैसे भला, है ना? संदर्भ के अनुसार जोड़ करके बच्चों को चिंतन करवाइएगा। चलिए संदर्भ के अनुसार हिंदी शिक्षण में आप लेंगे, अभिभावकों द्वारा प्रदत्त निर्देश इंस्ट्रक्शन के आधार पर नहीं, अलग आयु में अलग तरीके से, डिफरेंटली एट लेवल एज, इसीलिए तो कोहलबर्ग के अनुसार 4 से 10 वर्ष, 10 से 13 वर्ष, 13 से 16 वर्ष, यानी अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप से तार्किकता विकसित होगी और अलग अलग रूप से बच्चे डिसीजन लेंगे, अलग तरीके से क्या करेंगे, सही और गलत का निर्णय लेंगे। जैसे पहली अवस्था प्री कन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत, पूर्व रूढ़िवादी अवस्था में पहला चरण सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत, अर्थात ओरिएंटेशनल स्टेज। कैसा? एथिकल इंस्ट्रूमेंटल ओरिएंटेशनल स्टेज इंग्लिश में होता है, अर्थात अहम केंद्रित व्यवहार के आधार पर बच्चा, जैसे डेयरी मिल्क 5 लाए, 5 भाई बहन छिए हो, नहीं बांटेगा, अहम केंद्रित व्यवहार है, सापेक्षतावादी उन्मुखता सिद्धांत है। और दूसरा चरण आपका, अरे दूसरा याद लीजिए ना जी, दंड के आधार पर, पुरस्कार के आधार पर बच्चा जो है ना मना सिस्टम में रहता है, बात बुझे, क्योंकि वह कार्य ही करता है, दूसरों का अनुकरण करता है। लिखावट वाला प्रश्न आपका आता है और दूसरे चरण में जाएगा, दूसरे उप अवस्था में जाएगा आपका उत्तर, है ना? चलिए, तो दूसरी अवस्था दंड एवं पुरस्कार की अवस्था, रिवार्ड एंड ओबेडियंस, पनिशमेंट एंड ओबेडियंस ओरिएंटेशन स्टेज। तो इसके आधार पर बच्चा सही गलत का निर्णय लेता है, दंड के आधार पर कि अब तो कुटा जेबे हम,
ज्यादा चॉकलेट नहीं खाओ, दांत सड़ जाएंगे ना। राम गोपालवा, ज्यादा चॉकलेट नहीं खाओ। माने नैतिकता विकसित होती है बाह्य, यह भी प्रश्न आपका आता है प्रथम अवस्था में। तो खैर दोस्त, अलग अलग आयु में, अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप से डिसीजन लेगा एक बालक, और ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर आपका है वाइगोट्स्की थ्योरी इंप्लाइज। वाइगोट्स्की महोदय का जो थ्योरी है, सिद्धांत का निहितार्थ है। क्या अर्थ है, किस पर आरोपित होता है? तो सहयोगात्मक समस्या समाधान क्या है? कोलैबोरेटिव, कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। कोलैबोरेटिव अर्थात बच्चे समाज में रह करके सीखते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया समवयस्कों के माध्यम से सीखता है। जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, इसी का तो एक उदाहरण के तौर पर है ना, सिद्धांत भी दिया गया है। और टू सपोर्ट, सहारा देना, समवयस्क जब सहारा देते हैं, बच्चों के द्वारा कोई प्रक्रिया नहीं। सहयोगात्मक, कोलैबोरेट करना, सहयोगात्मक, और शिक्षा का सबसे बड़ा लक्ष्य ही है सहयोगात्मकता को बढ़ाना, जिससे सहयोग से क्या होता है, नैतिक गुण विकसित होते हैं। सौहार्दता, भाईचारा, बंधुत्वता, एकता, अखंडता, कितनी पॉजिटिव बातें हैं। समाज में रहने का गुण, सहयोगात्मक शिक्षा, कोलैबोरेटिव लर्निंग, नैतिकता का, राष्ट्रीयता का विकास होगा। और समाज की ही तो कड़ी है सहयोगात्मक शिक्षा। तो क्यों नहीं एक नंबर उत्तर होगा दोस्त। जहां देखिए सहयोग, आप मोहर लगा दीजिए वाइगोत्स्की के साथ, क्योंकि सहयोग अर्थात सामाजिक घटक, समाज की बातें। तो 1 इज द राइट आंसर। और प्रश्न में आपको बिल्कुल आएगा, यहां से यह प्रश्न आपको दिया जाएगा, इस पर आधारित आपको पैटर्न विकल्प मिलेंगे सहयोगात्मक, और सहयोगात्मक रूप से समस्या को समाधान करेगा बच्चा। तो क्यों नहीं बेहतरीन उत्तर के रूप में ए का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट नंबर, स्कैफोल्डिंग। आइए, वाइगोत्स्की महोदय का आ गया स्कैफोल्डिंग। एक होता है साहब जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, अर्थात जेडपीडी में परमानेंट मदद मिलती है। और स्कैफोल्डिंग ढांचा निर्माण, पार निर्माण या मचान निर्माण में टेम्पररी और अस्थाई मदद मिलती है। अंतर इतना है, चीजें वही हैं। यानी एक्चुअल डेवलपमेंट लेवल, खुद का प्रयास, स्व प्रयास, और समवयस्कों का प्रयास, प्रॉक्सिमल अर्थात पोटेंशियल डेवलपमेंट लेवल, इन दोनों के बीच का जो खाली क्षेत्र है, बोले तो खुद के प्रयास से किसी समस्या का समाधान किया और दूसरों के प्रयास से किया, दोनों के प्रयास से जो उसने मदद, समस्या समाधान किया, वही है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। वही है स्कैफोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाढ़ निर्माण, मचान निर्माण। और अस्थाई मदद स्कैफोल्डिंग में मिलती है और अस्थाई मदद जेडपीडी में। अंतर इतना है दोस्त। तो यहां देखेंगे अनुरूपित शिक्षण, यानी सिमुलेटेशन, अरे क्या है जी, अच्छा, सिमुलेट करना, अनुरूपित करना, इंस्ट्रक्टिव टाइप का अनुदेशन, शिक्षण गलत हो जाएगा। पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन थ्योरी, सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थाई सहयोग, मिलाना दोस्त अस्थाई, और जेडपीडी रहता जेडपीडी, तो मारते अस्थाई मदद, अस्थाई सहयोग। क्यों नहीं हमारा सी नंबर दमदार उत्तर हो जाएगा। तो यहां मेरे मित्र सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट विकल्प, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, गलतियों का कारण जानना, गलतियां जानना, यह क्या है, यह आपका निदानात्मक मूल्यांकन, आकलन, डायग्नोस्टिक आकलन है। और त्रुटियों को जान करके सुधार कर देना उपचारात्मक, रिमेडियल है। तो दोस्त, 15 प्रश्नों की दमदार श्रृंखला में आप सभी मित्रगणों का अभिवंदन। और पुनः एक निवेदन, अपने मित्रजनों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आज के लिए इतना ही दोस्त।
पुनः मिलते हैं नेक्स्ट बहुमूल्य कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।